वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत के माता पिता पार्वती और शिव को प्रणाम करते हुए हम आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे गंगा की, हिमालय की। हिमालय जहां शिव जी का वास है, और गंगा जो देवलोक से उतरकर शिव जी की जटा में समा गई, और शिव जी ने भी मां गंगा को सहर्ष अपनी जटाओं में धारण कर लिया। तभी तो शिव जी गंगाधर भी कहलाए। लेकिन भूमि के भगवान कहे जाने वाले हिमालय और पवित्र नदी गंगा के अस्तित्व पर आज खतरा मंडरा रहा है। हिमालय की पिघलती चोटियां और गंगा की सूखती धारा हमें पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रही है। चुभन पर समय समय पर इस विषय पर हम बात करते रहते हैं, लेकिन आज हमने टूटता पिघलता हिमालय और सूखती गंगा इस विषय पर एक विशेष संवाद का आयोजन किया है। हमारे साथ जो दो विद्वान वक्ता होंगे, वैसे तो वे किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन आपके लिए उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रही हूं। हमारे साथ हैं देवभूमि उत्तराखंड से विधायक किशोर उपाध्याय जी। आप उत्तराखंड की टिहरी विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। आप उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और आपकी पहचान है पर्यावरणविद की। आपने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी है, जो अभी भी जारी है। किशोर जी ने जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बहुत कार्य किए। जब वे ये कहते हैं कि कैलाश में बर्फ ही न रही तो शिवजी कहां वास करेंगे, तो उनकी चिंता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। आपने जलवायु परिवर्तन रोकने, प्रदूषण कम करने, वनस्पति संरक्षण करने और जल संचयन करने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। आपने न सिर्फ उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड, बल्कि पूरे देश से राजनीति की। आपका मिशन है कि हम हिमालय और गंगा की रक्षा के लिए एकजुट हों और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें। धरती पर स्वर्ग जैसी खूबसूरती का प्रतीक माने जाने वाले कश्मीर से हमारे साथ हैं डॉक्टर अग्निशेखर जी। आप समकालीन हिंदी कविता के एक प्रतिष्ठित कवि हैं, और निर्वासन चेतना और संवेदना को केंद्रीयता देने वाले प्रमुख कवि, चिंतक और विचारक हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मैं उनकी विशेष रूप से चर्चित और जम्मू कश्मीर की राज्य अकेडमी से पुरस्कृत कविता संग्रह जवाहर टनल का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगी, जिसका अंग्रेजी, तमिल, गुजराती, पंजाबी और कन्नड़ आदि कई भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। आपको केंद्रीय हिंदी निदेशालय का हिंदी लेखक पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर स्मृति पुरस्कार, सूत्र सम्मान, जम्मू कश्मीर राज्य अकेडमी का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक सम्मान, साहित्य शताब्दी सम्मान आदि अनेकों सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आप पन्नुन कश्मीर के संयोजक हैं, और निर्वासित कश्मीरी पंडितों की आवाज आपने देश विदेश में उठाई है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी आपकी सक्रिय भूमिका रही है। अमेरिका, हॉलैंड, पेरिस, लंदन आदि में निर्वासितों के मुद्दों पर आपने अनेकों प्रस्तुतियां दी हैं। कश्मीर और उत्तराखंड दोनों ही प्राकृतिक सौंदर्य के दो अद्वितीय स्थल हैं। दोनों ही समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के उदाहरण हैं। तो आइए इन दोनों स्थानों से हमारे विद्वान वक्ताओं को चुभन पॉडकास्ट से जोड़ते हैं और आज का संवाद आरंभ करते हैं। नमस्ते सर, चुभन पर आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि आप दोनों जब सामने हैं तो हम बस आपको ही सुनना चाहेंगे। तो किशोर सर, पहले मैं आपको आमंत्रित करती हूँ
और आपके लिए कहना चाहूंगी कि जितना मैं आपको जानती हूँ, मुझे लगता है राजनीति कभी भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रही। और भी आपके सरोकार रहे हैं, मुझे पता है। और आप कई आंदोलनों से जुड़े रहे, वनाधिकारों पर, गंगा, हिमालय और जंगली जानवरों के लिए आपने बहुत सारे कार्य किए हैं। एक जन नेता की छवि है आपकी। और ये बात सर मैं कहीं से सुन या पढ़कर नहीं कह रही हूँ। जब मैं थोड़ी छोटी थी तब से मैं आपको जानती हूँ और आपके कार्यों को मैंने देखा है। तो सर मैं ये चाहूंगी कि आप अपने कार्य और फिर भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं, इनके बारे में हमें कुछ बताएं। नहीं, डॉक्टर भावना जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और साथ में अग्निशेखर जी, जी। आपने अग्निशेखर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अरे उनका जो कार्य है वो अभूतपूर्व है। मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ। और साहित्य के क्षेत्र में भी, और जो जन सरोकार हैं, विशेषकर जो हमारे कश्मीर के जो लोग हैं, घाटी के जो लोग हैं, उनके लिए उन्होंने जो काम किया है, वो मेरे ख्याल से इस तरह का कहीं दूसरी जगह आपको जो है दिखाई नहीं देगा। तो मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम भी करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आभार आभार आपका। और आपका और हमारा तो बहुत ही थोड़ा भाषा का अंतर है। बाकी जो हमारी जीवन शैली है और बाकी चीजें हैं, हम लोग मध्य हिमालय के वासी हैं। तो सारा का सारा उसी तरह से है। जब सुंदरलाल बहुगुणा जी और हम लोगों ने, वैसे तो मेरा बहुत लंबे समय से, जब मैं इंदिरा जी के साथ काम करता था, राजीव जी के साथ काम करता था, और इंदिरा जी ने तो जब भी वहां पर ये पतझड़ जो पत्ते गिरते थे, तो वो हर बार जो है सर्दियों में वहां जाती थी। तो एक लंबे समय से वहाँ के लोगों से, और मैंने और विजयधर साहब ने बहुत साथ साथ में काम किया। शायद अग्निशेखर जी विजयधर जी को जानते होंगे निश्चित रूप जी से। बहुत से हमारे साथी रहे वहाँ से, वैली से, श्रीनगर वैली से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कश्मीरियत है, तो मैंने एक शब्द, उस समय कुछ ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उत्तराखंड में, तो मैंने उस समय कहा था कि ये उत्तराखंडियत पर हमला है। तो वो शब्द मैंने कश्मीरियत से लिया था। तो इसलिए भी वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है। कश्मीर जो है, जब और हमने और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जब हिमालय बचाओ के समय जब हम गए श्रीनगर, तो जब हम वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो बगल में ही जो है उस समय बड़ी खराब हालत थी। तो उसी समय जो है बम विस्फोट हो गया। तो हो सकता था कि हम लोग भी नहीं रहते, तो वहाँ पर जो लाल चौक जो कहते हैं चौक। उसके आसपास हमारी, जी जी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये मैं 9-10 की बात कर रहा हूँ। आज के दिन तो अब सुंदरलाल बहुगुणा जी की नहीं है। मेरा क्या काम, काम तो प्रभु करता है, हम तो निमित्त मात्र भव सभ्य साची, इस भावना पर काम करते हैं। और आंदोलन से निश्चित रूप से, जैसे हमारा विश्वविद्यालय का आंदोलन था, वहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं था। गढ़वाल विश्वविद्यालय से लेकर के, शराबबंदी से लेकर के, इस तरह से वनों से संबंधित, और उसके साथ साथ बड़ा जो विषय है जिस पर मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, वो है हिमालय का और गंगा का। आज जिस तरह की स्थिति है, और वो हमारे लिए, खाली हमारे लिए ही नहीं, आप अगर देखेंगे तो पूरे विश्व के लिए वो एक चिंता का विषय होना चाहिए। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगले कुछ दशकों में हिमालय पर एक बूंद अगर बर्फ की नहीं बचेगी, और इसको जो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, उन्होंने अभी मिडिल ईस्ट में कहा भी है, हम लोग तो सोए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से क्या दुनिया भी नहीं बचेगी। तो हमारा मानना यह है कि मध्य हिमालय पर अगर आपने अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, देखिए, जिंदा रहने के लिए सबसे पहले वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हवा, पानी और अन्न, ये मुख्य आवश्यकताएं। और फिर अगर कोई बीमार हो जाता है, तो उसके लिए अच्छी चिकित्सा हो, जिसका कि मेरे ख्याल से हम आजादी के इतने सालों के बाद भी हम लोगों ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, जो मेरा मानना है। हिमालय
अ, सेना से भी बड़ा हमारा रक्षक है। अगर पता नहीं कितने आक्रमण जो है वो भारत को जो है वो चुनौतियां सहन करनी पड़ती, लेकिन उससे बड़ा जो विषय है कि अगर हिमालय पर बर्फ नहीं रहेगी, और ये मैन में, ये कोई जो है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर ने नहीं तय किया, ये मैन मेड है। और हम बहुत लंबे समय से उस पर हिमालय को कैसे, उसको जो आवश्यकता थोड़ी है हिमालय को कि मुझे बचाओ, हम अपने को बचाने के लिए। और जो मध्य हिमालय है, हिमालय जो है वो हमें तो कोई काम आता नहीं है, लेकिन उसका जो लाभ लेते हैं। जब हमने ये शुरू किया था तो उस समय हम जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक गए थे। मेरे बड़े भाई या दोस्त कहे एन एन वोरा जी जो है उस समय अ, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। तो वो कहने लगे कि यार किशोर तुमने तो बहुत लेट कर दी। मैंने कहा आप तो मौज कर रहे हो यहाँ गवर्नर बन के, अरे भाई आप भी कुछ शुरू करो इसके बारे में। तो मेरे विचार से अगर हमको, भारत को और दुनिया को, मानवता को जिंदा रखना है तो हिमालय की रक्षा करना बहुत जरूरी है। और उसके जी लिए हमने कहा कि भाई एक सतत समावेशी विकास की नीति बननी चाहिए। आज आपको सोने की चिड़िया बना सकता है जिस तरह की स्थिति है। साथ के साथ में जो है हिमालय आपको विश्व गुरु भी बना सकता है, क्षेत्रीय नेतृत्व दे सकता है और वैश्विक नेतृत्व दे सकता है। तो हम वैश्विक हिमालय आंदोलन के रूप में छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। अभी वहां मुझे बुलाया था अमेरिका में, मैं जा नहीं पाया, लेकिन शायद अभी हमारा 3 तारीख को, क्योंकि शैलपुत्री जब हमारा अभी नवरात्र शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले तो पूजा जो है शैलपुत्री की होती है। जी तो हाँ। मैंने कहा भाई कैसे नवरात्र करते हो जिसमें कि हम शैलपुत्री की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो हिमालय की पुत्री है गंगा और यमुना, और वहां से आपके यहाँ से ब्यास लहरा जितनी है, सतलज है, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कैसे लोग हैं जो अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल आज हमारे सामने ये है। तो हम 3 तारीख को सारे संतों को लेकर के हरिद्वार में कोशिश कर रहे हैं कि सारे आध्यात्मिक शक्तियों को भी राजनीतिक शक्तियों को इकट्ठा करें, और सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा हिमालय से, और जो हिमालयी क्षेत्र है हमारा वहाँ के लोगों का होगा। तो आपने अग्निशेखर जी से इनका बड़ा संघर्ष रहा है, और आज भावना जी ने आपको और हमको जोड़ा, तो मैं उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, मेरे ख्याल से हमको विचार करना चाहिए। अब नहीं, अभी हिमालय में पानी नहीं रहेगा। अभी जो बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे आपके यहाँ तो सेब बहुत अच्छा होता है, अखरोट बहुत अच्छा होता है, बागवानी के क्षेत्र में आप, और सबसे अच्छी बात है कि केसर बहुत अच्छा होता है। कभी कभी विजयदर साहब मुझे दे देते थे केसर वगैरह। तो उसको कैसे बचा करके रखा जा सकता है, कश्मीरियत को और उत्तराखंडियत को और भारतीयता को। सबसे बड़ी बात है भारत और भारतीयता को और मानवता को कैसे बचा करके रखा जा सकता है। हिमालय ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। तो भावना जी, मैं सुनना चाहूंगा अग्निशेखर जी को, जो परम विद्वान व्यक्ति हैं और साथ में संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं, मेरा सौभाग्य है कि उनसे आपके माध्यम से बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। धन्यवाद। आगे कुछ अगर आप कहेंगी, कुछ सवाल होंगे तो उनका मैं जवाब दूंगा। जी सर, बिल्कुल अग्निशेखर सर, हम भी आपको सुनना चाहेंगे अब। और हिमालय की बात हो रही है तो हम कश्मीर की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। तो हिमालय का कश्मीर से और कश्मीर का हिमालय से क्या अंतर संबंध है, पहले तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे। भावना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा समय आज जुटाया, अवसर जुटाया कि आपसे सम्मानित हमारे मित्र हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और हिमालय के मित्र हैं या पुत्र हैं। बिल्कुल। और इनका कार्य मैं कुछ कुछ जानता रहा हूं, और जो कुछ नहीं जाना वो आपसे जानता रहा हूं। जब से मैं आपके संपर्क में, आप तो बोलती रहती हैं, तो इसलिए जी मुझे लगता है कि बस इतना देखना ही एक दूसरे को बाकी था। बिल्कुल। और ये मेरा सौभाग्य है। एक बात रही बात कि आपके लिए इतने अच्छे शब्दों में आपने मेरे बारे में कहा, किशोर जी ने, उपाध्याय जी ने, तो उसके लिए आभार।
आपने मूल प्रश्न पूछा कि कश्मीर और हिमालय और या हिमालय और कश्मीर का अंतर समझो, बहुत प्यारा प्रश्न है। जी जिस तरह से अभी भाई साहब भारतीयता की बात कर रहे थे, और मैं आपको पहली छोटी सी सूचना दूं, हिमालय मेरे घर में रहता है, बसता है। हिमालय मेरे बेटे का नाम है। जी इस तरह हिमालय को मैं बेटे के रूप में भी घर में देखता हूँ। इतना प्यार है हिमालय, क्योंकि हिमालय का के 3 प्रांगण कहे गए हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। कलहन अपनी राजतरंगिणी में कहता है हिमालय के 3 प्रांगणों में कश्मीर एक बड़ा प्रांगण है। और कालिदास को चूंकि उत्तराखंड से भी लोग मानते हैं, हमारे थे, कश्मीर से भी मानते हैं लोग, हिमालय का कहिए, तो कालिदास जी ने एक बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए। जब वो कहते हैं ना कि हिमालय की व्याख्या जब वो करते हैं, हिमालय के बारे में कहते हैं, अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजा पूर्वा परो तो निधि वगाह्या पृथ्व्या इव मानदंडा। इसमें यह है कि हिमालय जो है समूची पृथ्वी का मानदंड है, यानी समूची पृथ्वी का अस्तित्व हिमालय के अस्तित्व से जुड़ा है। जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे, हिमालय बचेगा, भारत तो बचेगा ही बचेगा हर लेवल पे, तो विश्व बचेगा। तो इसलिए एक वैश्विक चिंता होनी चाहिए जिसमें अग्रिम भूमिका हमारी होनी चाहिए। हम चूंकि भारत से हैं और हिमालय की संस्कृति का अभिन्न अंग है, तो इसलिए जो भी भाई साहब ने बीड़ा उठाया है, और उसमें हमारी ओर से, मेरी ओर से, कश्मीर की ओर से, मेरे मित्रों की ओर से, इस तरह सोचने वालों की ओर से, उस पर हम बात कर सकते हैं कैसे कैसे किया जा सकता है। हिमालय पर संकट, जैसे इन्होंने कहा, वो सही है। हिमालय पे हमारे शत्रु की भी दृष्टि है। जो घोषित रूप से हमारे शत्रु देश 2 हैं, उनकी दृष्टि भी हिमालय पर है। इसलिए आप देखेंगे कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, अगर आप उस दृष्टि से देखें जिसे जियो पॉलिटिकल कहते हैं, तो उस दृष्टि शत्रु की भी क्यों है हिमालय पर ही। एक, हिमालय में इतने रिसोर्सेज हैं, खनिज है, पानी है, खेत है। इसके अलावा जो है, कालिदास ने कहा है देवतात्मा हिमालय, ये देवताओं की भूमि है। यानी भारत की जो देव संस्कृति है, ये पली पनपी विकसित हुई है। विशेषकर जो मध्य हिमालय है, मैंने उत्तराखंड की यात्रा करते हुए, मैं बहुत घूमा हूँ उत्तराखंड में भी, और मेरी कुछ कविताएं हैं उत्तराखंड पे जी के पहाड़ों पर। तो मुझे एक किताब वहां मिली, मुझे पौड़ी गढ़वाल में एक मंदिर में मैं रुका रात को। तो वहां के जो गुरु जी थे, तो मैं रात को उनके पास रुका, तो उनको लगा मेरी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी और मैं कश्मीर से हूं, तो उन्होंने मुझे भेंट स्वरूप एक पुस्तक दी, और उस पुस्तक का नाम है आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य हिमालय, श्याम सिंह सिंह उसका नाम है। बहुत गजब की किताब है। मेरे उत्तराखंड के साहित्यिक मित्र भी हैं, आप जानते होंगे, लीलाधर मंडलोई पद्मश्री हैं, वो चौंक गए वो किताब देखकर। और उसमें जो वर्णन मध्य हिमालय का है, इतना प्रामाणिक वर्णन है उसमें, वेदों से लेकर, उपनिषदों से लेकर, पुराणों से लेकर, लोक कथाओं से लेकर, लोक गीतों से लेकर, विश्वासों से लेकर, अनुष्ठानों से लेकर, तीर्थों से लेकर, पूरा हिमालय जो है। और फिर आर्यों की जो कथा है कि आर्य उसी मध्य हिमालय से कैसे पश्चिमोत्तर की तरफ गए, और उसका भी बहुत व्यापक और बहुत सुंदर वर्णन उसमें लिखा है। वो प्रामाणिक पुस्तक है। मैं चाहूंगा कि कोई उस पुस्तक का अंग्रेजी में अगर अनुवाद कर जाए तो दुनिया की आंखें खुलेंगी कि हिमालय क्या है, हिमालय की संस्कृति क्या है। कि जैसे आप नदियों की बात करें तो ऋग्वेद में नदी सूक्त है, और नदियों का क्रम आप जब देखेंगे वेद खोल करके, तो वो क्रम जो है, क्रमशः नदियां वो यहां से ही शुरू होती हैं, गंगा, उसके बाद कुबा, वहां तक जो सप्त सिंधु है। और उसमें एक नदी का नाम है वितस्ता, और वितस्ता कश्मीर की गंगा है।
कश्मीर में जितनी भी नदियां हैं, आपकी नदियों की तरह, देश की अन्य नदियों की तरह उनकी कथाएं होती हैं, उनके साथ महात्म्य होते हैं, परिकथाएं होती हैं। जैसे हमारी गंगा के साथ भगीरथी की कथा जुड़ी है कि उनके अवतरण की कथा है, इसी तरह कश्यप ऋषि जुड़े हैं वितस्ता के साथ। और वितस्ता क्या है? सती देवी नदी भूतवा कश्मीर आयाम विनिर्गता है। ये जो कश्मीर में वितस्ता बह रही है, ये सती देवी का साक्षात रूप है। और सती हिमालय की अधिष्ठात्री देवी हैं। देखा जाए तो विश्व की है, जगदम्बा है, लेकिन हिमालय के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सती और शिव, ये तो हिमालय के अधिष्ठाता हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं। वही अधिष्ठात्री देवी सती नदी भूतवा कश्मीर आयाम विनिर्गत, कश्मीर में बह रही। और कश्मीर चूंकि शैव भूमि है, तो इसलिए गंगा का न होना कश्मीर में कैसे संभव है? अपने ढंग से हमारे यहाँ हर मुकुट गंगा है। ये 16-17 फीट की ऊंचाई पर एक शिखर है जिसे कश्मीर का कैलाश कहते हैं। जैसे मेरू है, और जैसे कैलाश जिसे कहते हैं, और मेरू और पर्वत और गंगा। हमारे यहाँ कश्मीर में हरमुख है। हरमुख यानी शिव, हरमुख पर्वत है, और उनकी जटाओं से जब गंगा निकलती है तो उसे कहते हैं हर मुकुट गंगा कश्मीर में। तो हर मुकुट गंगा के साथ एक कथा चलती है, और ये कथा चलती है जहां वहां तक जब ये सिंध में इसका ये अपने आप को विसर्जित करती है। और अन्य जितनी भी नदियां कश्मीर में हैं, वो नदियां सारी हिमालय से ही निकली हुई नदियां हैं, तो उनके अपने स्थानीय, तो इस कारण से जो अन्योन्याश्रित संबंध होता है, हिमालय से अभिन्न है कश्मीर, क्योंकि कश्मीर का ही विस्तार है, हिमालय का ही विस्तार है कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश। ऐसे में इस दृष्टि से देखा जाए, संकटों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो कश्मीर में भी फॉरेस्ट जंगलों का सफाया होता रहा, उसके राजनीतिक कारण भी हैं, उसके कई कारण हैं, गिरोहबंदियां हैं, पेड़ काटे गए, सारे पर्वत खाली किए गए, पानी का दोहन हुआ, प्रदूषण हुआ, तो उसका इमीडिएटली जो है हिमपात कम होने लगा कश्मीर में। हिमपात कम है तो जल कम है, तो इस तरह से वहां भी जो संकट है उस क्षेत्र में, हालांकि वहां क्षेत्र में शिवालिक भी जाता है, जो हिमालय से, जैसे शिवालिक है, धौलाधार है। धौलाधार तो यहाँ आपके हिमाचल तक आता है, पूरा कांगड़ा धर्मशाला तक धौलाधार है। और धौलाधार के पीछे से एक पर्वत श्रृंखला जो जाती है वो है शिवालिक। शिवालिक जम्मू तक आता है, आपका उधमपुर, डोडा, ये शिवालिक है। और डोडा के पीछे से हिमालय जो जाता है, तो वहां प्रवर पंचाल एक पर्वत है, श्रृंखला है। और ये पंचाल आपका पांचाली के साथ जोड़ता है, पंचाल प्रदेश के साथ जोड़ता है महाभारत के। तो प्रवर पंचाल को ही आज बिगड़े हुए शब्दों में पीर पंचाल कहते हैं। पीर वीर नहीं है ये, इसका प्रवर पंचाल मूल नाम है। तो पूरा कश्मीर जो, जैसे मैंने कहा, ये हिमालय की घाटी है, हिमालय का एक प्रांगण है। अब प्रांगण है तो हिमालय की संस्कृति, जो कश्मीर की संस्कृति है, मूल रूप से वही हिमालय की संस्कृति है, वैदिक है, सनातन कहिए, कुछ भी कहिए। अब जिस कश्मीर में, हिमालय के क्षेत्र में देवी, हम इस दृष्टि से भी देखना होगा, महात्म्यों का भी अध्ययन करना चाहिए। अंग्रेजों ने इसको अनकन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहा, उसको भूल जाइए। हम अपने भारतीय दृष्टि से देखें तो हर तीर्थों के महात्म्य होते हैं, नदियों की कथाएं होती हैं, इनका संकलन। हमारे यहाँ आजकल पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो संकल्प, पितरों के नाम जब आप संकल्प करते हैं सवेरे, उसमें जो संकल्प आता है, संकल्प में जम्बूद्वीप का नाम आएगा, फिर काल का नाम आएगा, फिर युग का नाम आएगा, पक्ष का पूरा। तो इन संकल्पों, महात्म्यों और उनके साथ जो उनके हर तीर्थ के, हर बड़े प्राचीन तीर्थों का के उद्गम को लेकर के कथाएं होती, उनका अध्ययन होना चाहिए। अगर वो सारी चीजें मिट गई, ये बहुत बड़ा संकट है वहां भी। अब जोट संकट का जो स्वरूप आपके उत्तराखंड में है, हमारे यहाँ ये होते हुए भी दूसरे ढंग का संकट है। अब हिमालय का नाम ही मिटाया जा रहा है।
अब हिमालय से जुड़ी जितनी भी संस्कृतियां हैं तो उसका स्थान चेतना जो हमारे यहाँ है, जैसे शंकराचार्य पर्वत श्रीनगर में, और ये शंकराचार्य पर्वत आज शंकराचार्य जी के कश्मीर आगमन की स्मृति में उस पूरे पर्वत का नाम शंकर। अब जब आप उसका नाम बदलकर उसे कोहे सुलेमान करेंगे तो आप गए, आपके छूट गए अपनी संस्कृति से, हजारों वर्षों की साहित्यिक, ऐतिहासिक, सभ्यतागत, सांस्कृतिक निरंतरता से। आप बारामूला कश्मीर में है, और वराहमूला क्या है? बारामूला है वराहमूल, जहां पर वराह अवतार ने पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला। ये कथा वहां जोड़ती है तो वराहमूल हो जाता है। तो हमारे यहाँ संकट ये भी है कि आप अनंतनाग का जब इस्लामाबाद करते हैं, वराहमूल का जब आप बारामूला करेंगे, जब शंकराचार्य पर्वत का ये करेंगे, और एक गंगा जटन तीर्थ है, चूंकि गंगा का नाम आ रहा है गंगा के, तो गंगा जटन एक तीर्थ है, प्राचीन तीर्थ। उसका तो मेरे बचपन में जब हम स्टूडेंट होते थे, छात्र होते थे, तब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पहली बार, जब दूसरी बार 1975 में मुख्यमंत्री बने, तो पहले एक दो कामों में उन्होंने यही किया कि 800 कश्मीरी प्राचीन तीर्थों के गांवों के वैदिक नाम उन्होंने मिटा डाले। उसमें ये गंगा जटन भी है तीर्थ, इसका नाम खुशालाबाद कर दिया। अब ये देखिए, ये संकट है। संकट का ये दूसरा आयाम है कि आप हिमालय की स्मृति से उसको मिटा रहे हैं, आप हमको जड़ों से मिटा रहे हैं। ये अपनी तरह का एक पोल्यूशन है, ये राजनीतिक पोल्यूशन है। ये हमारे लिए एक संकट है। इसको लेकर चेताया कैसे जाए, कैसे ये बात प्रचार किए जाए, लोगों से मिला जाए, सेमिनार किए जाए, परिचर्चाएं किए जाए। उत्तराखंड के लोग कश्मीर की संस्कृति से जुड़े मैंने एक बार इनसे कहा था सॉरी, लीलाधर जगुड़ी जी मेरे पद्मश्री मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं, तो मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं करते कि कश्मीर और उत्तराखंड में कई ऐसे ये है, मौसमों की दृष्टि से ऋतुएं भी लगभग समान है। तो चिनार जो कश्मीर में है, ये भुवन व्यापिनी है, इसको कश्मीरी में भवानी वृक्ष कहते हैं। तो इनका क्यों नहीं वहां वृक्षारोपण किया जाता है, ताकि एक आदान प्रदान हो और इसके बहाने चर्चाएं हो हिमालय पे छाए संकट की। और पूरे, चूंकि हिमालय की बात जब वो करते हैं, कश्मीर की बात करते हैं, हम नागालैंड की बात करेंगे, अरुणाचल की बात करें, समूचे भारत की बात, समूचे विश्व का। मैंने कहा कि अब देखिए, कालिदास के पास विश्व दृष्टि थी। इस तरह से कालिदास को कोई व्याख्यायित नहीं करता है, वो तो काव्य शास्त्र की दृष्टि से करेंगे, सौंदर्य शास्त्र कितना सुंदरता कहा है, लेकिन नहीं, उन्होंने ये कहा है हिमालय जो है ये पृथ्वी का मानदंड है, यानी पृथ्वी टिकी हुई है उस पर। और आज आधुनिक विज्ञान कहता है कि जो कैलाश है, ये वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं, कैलाश के शिखर से उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में आप जो दूरियां हैं नॉर्थ तक 6666 कहते हैं, उसका दूना करके दक्षिण में है। तो ये बात कालिदास को कब पता थी? ये पृथ्वी का मानदंड है। तो पृथ्वी को बचाना है तो हिमालय बचाना है, हिमालय को बचाना है तो लोगों को जगाना है, लोगों को जगाना है तो हमको आपको बहुत कार्य करना है। फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा। किशोर सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? और पूछना नहीं है, बताना चाहिए। नहीं, आपका तो बहुत व्यापक अध्ययन है और मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ भावना जी आपको कि आपने अग्निशेखर जी से मेरा जो है परिचय करवाया। ये मैं मेरा भी थोड़ा सा सौभाग्य ये है। जोड़ना चाहूँ मैं ये थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि जो हम हिमालय में रहने वाले लोग हैं, और मैं तो इस तरह से कहता हूँ अपने को कि ये मेरा सौभाग्य है कि जहाँ माँ गंगा ने जन्म लिया, माँ यमुना ने जन्म लिया, और अभी आपने जितनी वहाँ की यशस्वी जो है हमारी सरिताओं का नाम लिया, ब्रह्मपुत्र तक का मैं कहना चाहूंगा। जब परशुराम जी अपने कुलारे से ब्रह्मपुत्र को लेकर के आए, हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म उस धरती में हुआ। वो धरती में अगर आप हरिद्वार का ही देखेंगे तो जहाँ से शक्ति उत्पन्न हुई है,
जो दक्ष जो यज्ञ हुआ था। और उसके साथ में सबसे बड़ी बात है कि अगर आप द्वापर युग के जितने भी बचे हुए योद्धा थे, पांडवों ने तो खैर स्वर्गारोहण तक जो है वो अपने को मोक्ष के लिए गए वो। जी। और जितने भी उस समय के योद्धा थे उन्होंने सबने अपना शरीर अगर छोड़ा तो हरिद्वार की धरती में छोड़ा है। भगवान राम को जहाँ गंगा माँ ने जन्म लिया देवप्रयाग में, वहां से ब्रह्म हत्या के दोष से उनको मुक्ति मिली। और मैं कभी सोचता हूँ कि अगर ये हिमालय पुत्री गंगा अगर यहाँ गौमुख से तो भागीरथी है, लेकिन देवप्रयाग में गंगा बनती है और गंगा सागर तक नहीं जाती, तो मेरे विचार से अगर जो सागर के जो पुत्र थे उनको मुक्ति नहीं मिलती तो भगवान राम को भी किसी दोषी नहीं मिलती, सही कह रहे दोषी कुल में तो अवतार नहीं ले सकते। उसी तरह से अगर वो ऐसी धरती है जैसे अभी अग्निशेखर जी ने कहा कि जो कि भगवानों को भी तारने का काम करती है। तो माँ गंगा ने तो भगवान राम के पुरखों को तारा और खुद भगवान राम को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त किया। और सनातन धर्म की अगर रक्षा की है तो शंकराचार्य जी ने, और शंकराचार्य जी का भी जिक्र किया हमारे अग्निशेखर जी ने, तो पूरी दुनिया छोड़ करके शंकराचार्य जी ने जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की, नहीं तो सनातन धर्म ही नहीं होता बचा हुआ। तो केदारनाथ में उन्होंने अपना शरीर जो है वो छोड़ा। तो हम इन सब चीजों पर, अब जैसे सरयू सरयू अगर हिमालय से नहीं निकलती तो दशरथ जी कहाँ पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करते, तो भगवान राम भी पैदा नहीं होते। आप ये देखिए, सरयू तो आपके बगल में ही है। तो जी। हिमालय का अभूतपूर्व योगदान। और जी जो अभी जो चिंता का जो वर्तमान में ये हमारा आध्यात्मिक और धार्मिक जो दृष्टि है उसको मैं थोड़ा सा अलग रखते हुए ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी वो सारी की सारी रिपोर्ट्स गूगल पर और वैज्ञानिकों की, मेरी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की, और वो बहुत चिंतित हैं। लगभग आपकी 2000 इस तरह की छोटी बड़ी झीलें हैं जो आज की स्थिति में कभी भी टूट सकती है। और केदारनाथ जैसी अभी पिछले साल तो कितना बड़ा भारी परेशानी हुई वहाँ वहाँ वैली में, श्रीनगर में भी। अगर वो इस तरह से टूटेंगी तो क्या हम बच पाएंगे और क्या विश्व बच पाएगा। और उससे बड़ा जो उसका दूसरा पार्ट है कि अधिकतर जितने देश हैं, मैं छोटे जैसे मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ बड़े बड़े लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जो है खड़ी कर रखी है, 10-10, 15-15 हजार करोड़ की, करेंगे क्या उसका जब वो डूब जाएंगे। मैं मुंबई, कलकत्ता, श्रीलंका इनकी बात पता चला कि उसमें लिखा हुआ है कि 200 मीटर नीचे होगा जो है सिंगापुर, जिसको कि सबसे विकसित देश आज के वक्त में कह रहे हैं। पता चला जापान भी डूब गया है, यूके डूब गया, अधिकतर अमेरिका का हिस्सा डूब गया। तो इसलिए जो है पूरी दुनिया को बचाने के लिए हमको एकजुट होकर के कोई तरीका निकालना पड़ेगा। और उसमें अगर भारत, जैसे आपने अभी अग्निशेखर जी ने कहा कि भारत को उसमें लीड लेनी चाहिए, मैं बड़ी जी। कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अग्निशेखर जी, तो मैं तो ये पहला, मैं तो 85-86 से इस पर एक गंगा एक्शन प्लान का भी हम ही लोगों ने सुझाव दिया था। मैं इंटैक्ट में डायरेक्टर था उस समय। और 91 92 में मैं पूरे प्लानिंग कमीशन को ले गया था टिहरी और उत्तरकाशी। और मैंने ये कहा था कि भाई हमारे पास कोई मिडिल हिमालय के डेवलपमेंट का कोई मॉड्यूल ही नहीं है, आज भी नहीं। थोड़ा बहुत आपके पास होगा क्योंकि थोड़ा केसर की खेती और सेब की खेती हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट का तो कोई मॉड्यूल है नहीं। एक एक इंच पर आपको हिमालय के नियोजन का जो है वो काम करना चाहिए। तो मैंने कहा था, मैंने कहा ये गंगा यमुना की जो है धरती है जहाँ से माँ गंगा यमुना ने जन्म लिया, तो इसी को आप इसकी शुरुआत कर दीजिए, मॉड्यूल बना लीजिए, फिर उसको पूरे मिडिल हिमालय में हम रिप्लिकेट कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ है ही नहीं हिमालय को किसी दृष्टि से देखें। हम ये भी सोच रहे हैं कि हिमालय हमारा वाटर बैंक भी है, हमारा ऑक्सीजन बैंक भी है। और अभी तक जैसे अमेजन के जंगलों में ये हुआ कि साढ़े 20% जो है वो ऑक्सीजन देते हैं दुनिया को। अरे आपने हिमालय का तो आकलन ही नहीं किया है कि वो कितना पानी, बिना पानी की तो आप जिंदा नहीं रह सकते। जी। जी। आपको सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, फिर अन्न चाहिए, वो चाहिए, पानी चाहिए, और उसके बाद जो है आपको अन्न चाहिए। बेसिक हमारी आवश्यकता है। मुझे अगर प्यास लगेगी तो मैं, अगर मान लीजिए
1 लाख रुपए का एप्पल का फोन भी है, तो उसको थोड़ी मैं जो है वो पीऊंगा या उसको खाऊंगा। तो इन जो मुख्य जो बातें हैं, और हमारी बात नहीं है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, या तो फिर ये हो कि भाई सबको जो है बंदिया कर दिया जाए कि कोई संकट, प्राणी मात्र का सवाल है, खाली हम ही लोगों का नहीं है। तो ये कैसे एक सस्टेनेबल और सतत जो है ये चलता रहे, प्रकृति जो है, ये बड़ा भारी सवाल आज के दिन में खड़ा हो। लेकिन उस पर कोई विचार ही नहीं कर रहा है। तो मैं जी जब जी। उस समय हमने एक लाइन लिखी थी कि भाई अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा, उसमें मैं था, एक नौला वाला साहब हैं जो यूपीएससी के चेयरमैन रहे बाद में, हमारे AR कोहली साहब थे जो वहाँ के गवर्नर रहे मिजोरम के। तो उसमें रिपोर्ट में हमने लिखा कि अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा। तो एक दिन देखा कि अटल जी जो है बोल रहे हैं अगला विश्व युद्ध पानी पर होगा। तो मैंने उनको फोन किया, नवला वाला साहब को, मैंने कहा रिपोर्ट तो हमने बनाई थी। बोले भाई ऐसा है कि एक चीज समझो भाई, कि गीता है ना, उसमें लिखा है कि भगवानो वाच, ईश्वर ने कहा। उसमें अगर ये लिखा होता किशोरो वाच तो कौन उसको पढ़ने वाला था। वाणी में किसके शक्ति है। तो उसको मुझे ये लगता है कि आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक अच्छी बात, भाई मैं तो लंबे समय में कांग्रेस में रहा। अमेठी का जी 84 का मैंने राजीव का चुनाव करवाया, भावना जी आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा ये लगता है कि भारत और भारतीयता के बारे में, धर्म और धार्मिकता के बारे में आज अगर मेरे ख्याल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, विशेषकर सनातन धर्म के बारे में, तो इसी कालखंड में हो रही है। तो मेरी इच्छा तो ये थी कि किसी तरह से उस तरह का व्यक्तित्व अगर आगे आकर के कहेगी भाई हिमालय को बचाने बचाने के लिए खेलने दी, अपने को बचाने के लिए आप लोग जो है इसमें अपना योगदान दो, तो उसके 2-3 फायदे होंगे। एक तो मैंने कहा कि भारत विश्व गुरु बनेगा, जो स्थानीय हमारे देश है उनका नेतृत्व मिलेगा। और तीसरा, आप जितना चाहिए, सबसे बड़ी रिसोर्सेज बहुत जरूरी है, तो आप अंतरराष्ट्रीय वैश्विक समुदाय से जितना चाहिए उतना हिमालय को बचाने के लिए आप जो है रिसोर्सेज जो है वो ले सकते हैं। क्योंकि सिंगापुर के अगर प्रधानमंत्री को हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे भाई ऐसी स्थिति है, कल हम डूब जाओगे, तो हम तो उसको बचाने के लिए कुछ करो, हम तुमसे कुछ मांग नहीं रहे हैं। तो ये एक बड़ा ये वैश्विक विषय है, और कोशिश ये है कि करने वाला तो ईश्वर है, मैं तो निमित्त मात्र बहुत सब्यसाची वाली भावना में काम करता हूँ। और मेरे ख्याल से मैं अकेला अग्निशेखर जी राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ जो इस पर थोड़ा सा चिंतन और मनन करता है, बाकी लोग करते हैं नहीं करते हैं। लीलाधर जी तो हमारे जो है वो भाई, बड़े भाई हैं, लंबे समय से रिश्तेदार भी हैं हमारे। और उनके बेटे ने अच्छा उत्तरकाशी में उनका अच्छा, उन्होंने एक होम स्टे टाइप का होटल भी बनाया है। तो हमारे बड़े वो लीलाधर अनन्य जी का मित्र हैं, थोड़ा हमारे बड़े भाई हैं। कुछ जो है हम सब मिलजुल करके कुछ कर सके, तो मेरे ख्याल से इससे देश का भी भला होगा, मानवता का भला होगा। प्राणी उस समय जो मैं अग्निशेखर जी कह रहा था कि इसमें हमको कोई एक ऐसा व्यक्ति, जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ढूंढा था, उसी तरह से। और ये माना जाता है कि चाणक्य का जन्म भी कश्मीर में ही हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं, पाणिनि से लेकर के चाणक्य से लेकर के। तो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात को स्थापित कर सके, तो जब मैंने उनसे नवलावाला साहब से कहा, तो उन्होंने कहा मुझे कि आज अगर PM साहब कह रहे हैं तो इसलिए सारी दुनिया सुन रही है। आप और हम कितना बोलते रहे, बहुना जी कितना बोलते रहे, कोई सुनने वाला है नहीं, हिमालय बचाओ जो है। तो मेरे विचार से हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब पहले आपसे अगर बातचीत होती तो मैं तो ये कहता कि भाई वहाँ प्रधानमंत्री जी हैं आए हुए, तो आप उनसे बात करिए कि बड़ा विषय ये है इस समय कश्मीर का भी, कश्मीरियत का भी, हिमालयत का भी, कि हम इस पर कुछ काम करें जिससे भारत का भला हो सके। जैसे हिमालय ने भारत की रक्षा की है, सेना से भी बढ़ करके, इस समय भी भारत ही, हिमालय ही भारत की रक्षा कर सकता है, सब चाहे सांस्कृतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और हर तरह से, और विश्व पटल पर उसको स्थापित कर सकता है। जी जी, बोले सर, बोले। जी जी, विश्व पटल पर उसको स्थापित कर सकता है, उसको दोबारा सोने की चिड़िया बना सकता है, विश्व गुरु बना सकता है।
और आपकी इकोनॉमी अमेरिका के बराबर जो है वो स्थापित हो सकती है। तो उसकी हमको एक रचना करनी पड़ेगी। हमने जब 9-10 में किया था तो अ, हमारी कोशिश ये थी कि इसको एम्पलीफाई कैसे किया जा सकता है। तो हमने कार्यक्रम ये बनाया था कि अटल जी ने उस समय ये जो बस चलाई थी यहाँ से और पाकिस्तान के लिए, मैंने कहा यहाँ से चलते हैं और बाघा बॉर्डर पर, मैंने कहा अपने आप ही उसको इतना वो मिल जाएगा प्रचार कि सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में भाई सब, तब चाहे भूटान हो, नेपाल हो, यहाँ तक कि चीन हो, हिमालय तो सबका है। तो मैंने कहा उनसे भी बातचीत करें। सबसे ज्यादा नुकसान हिमालय को, कश्मीर में और आसपास तो सेना से होता है। वहां जब पानी नहीं होता है तो एक गोला रखते हैं ऊपर की तरफ और नीचे से बर्फ आ जाती है, उसी पानी का उपयोग करते हैं। तो मेरे विचार से हम सब लोगों को मिलकर, खाली ये जो हम हिमालय, मिडिल हिमालय के रहने वाले लोग हैं उनका विषय नहीं है। मैंने जैसे कहा कि हमें हमें तो उससे इतना कोई फायदा है नहीं, लेकिन तब चाहे पंजाब से लेकर के और आप वहां तक चले जाइए, वेस्ट बंगाल तक, इन राज्यों को जो लाभ होता है, हमारे दूसरे चरण में ये कोशिश थी कि इनके मुख्यमंत्रियों, सिविल सोसाइटी सबसे बातचीत करें। और तीसरा जो हिमालयन कंट्रीज हैं उनके साथ बातचीत करके इसको आगे बढ़ाएं। मेरा ये सुझाव है कि इसको कैसे किया जा सकता है और फिर इसको एक वैश्विक स्तर पर ले जाने का काम करें। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारा अमेजन को जगह, जंगलों को बचाने के लिए आगे आया है, उसी तरह से हिमालय को बचाने के लिए आगे आए। उसकी रणनीति क्या है, वो क्या, उसका स्वरूप क्या होगा, कैसे बचेगा, वो एक हरकुलियन टास्क है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, लेकिन इसको खराब हम ही लोगों ने किया है, हम ही ने इसको सुधारना है। और अगर हम उसमें सब जुट गए तो निश्चित रूप से जो है हिमालय को हम पुरानी वाली स्थिति पर ला सकते हैं। आज जो गोमुख ग्लेशियर है वो लगभग 27 किलोमीटर पीछे चला गया है। तो इस तरह की हाँ। स्थिति रही। उसी तरह से अभी वेनेजुएला के जो ग्लेशियर्स हैं वो खत्म ही हो गए, तो हिमालयन ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से उस भावना को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया जा सकता है। और हिमालय को बचाने का नहीं, हिमालय कौन सा बोल रहा है मुझे बचाओ, वो तो नहीं बोल रहा है ना। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई हम बच जाए, हमारी संतति बच जाए, हमारे वंशज बच जाए, दुनिया बच जाए, उसकी कोशिश मेरे ख्याल से करनी चाहिए। मेरा ये बहुत ही एक जो है हम्बल जो है सबसे निवेदन भी है, रिक्वेस्ट भी है। और जिस रूप में भी आप समझे, एक पीड़ा भी है, एक दर्द भी है कि उसको अभी कोई समझ नहीं रहा है। जब हम उत्तराखंड आंदोलन में थे तो मुझे नरसिम्हा राव जी ने कहा, मैं 91 में सबसे बड़ा एक सम्मेलन हुआ था तिरुपति में, तो वहां मैं ये लाया था इस प्रस्ताव को, अखिल भारतीय जो हमारा एक्सटेंडेड जो हमारा वो होता है अधिवेशन, की भाई हमको हिमालय और गंगा पर काम करना चाहिए। मुझे जब नरसिम्हा राव जी ने यहाँ पूछा उत्तराखंड आंदोलन में कि आप तो यही बैठ गए 13 दिन तक भूख हड़ताल पर हुजूर, मैंने कहा जी मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे पार्टी से उस समय नहीं निकाला, अब तो मैं कितनी पार्टी में भाजपा में हूँ। तो मैंने कहा हमें अपने लिए नहीं हम कह कर अलग राज्य मांग रहे हैं, हम इसलिए मांग रहे हैं कि ये जो दिल्ली में यमुना है, जब आप दिल्ली आए उस समय उसका स्वरूप क्या था, आज क्या है। और मैंने कहा आपके एक मित्र ने बगल में 30 करोड़ रुपए में एक फ्लैट लिया है, कल यहाँ पानी नहीं होगा, अधिकतर गाँव जो खाली हुए हैं मध्य हिमालय में पानी नहीं होने की वजह से, और बसें भी उसी वजह से वहाँ पानी था। तो मैंने कहा हम इसलिए अलग राज्य मांग रहे हैं, और अब हिमालय की बात इसलिए करें कि आप लोग जिंदा रहेंगे, दिल्ली में पानी नहीं होगा तो आप कैसे जो जिंदा रह लेंगे। तो मेरे विचार से जो ये सारी चीजें हैं, भावना जी ने एक अच्छा ये अवसर दिया है मुझे और अग्निशेखर जी को बात करने के लिए। तो 1 से 2, 2 से 4 और फिर वही संख्या बढ़ते करोड़ों में हो सकती है। तो उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मेरी भी 7 बजे की है, मैं अभी दिल्ली मुझे पहुंचा लगता हूँ। है आप और आपने आपने तय कर, सॉरी, बोलिए बोलिए। मैंने कहा आपने अपने वक्तव्य में 2-5 बातें मुख्य रूप से रखी। एक तो अनिवार्यता जो कार्य की है, जो सामने है, और उसके साथ जुड़ा है कि उस अनिवार्यता को हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं। जितने प्रदेश हैं जो पहले हिमालय के साथ लगते हुए प्रदेश हमको देखें, क्योंकि वहां तुरंत समझ में बात आ सकती है, उन तक कैसे संपर्क किया जाए। तीसरा ये है कि इसका संकट जो है
वो संकट अभी आम भारतीय जनता में नहीं है, वो जनमानस में नहीं आया है, उस संकट की कोई भनक नहीं है लोगों में। इसलिए शायद ये राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा पर भी नहीं है, हिमालय कहीं दिखता ही नहीं है। तो ऐसा काम हो, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। वो कैसे हो, उसकी रणनीति क्या हो, पहले चरण में क्या हो, दूसरे एक ही बार तो होगा नहीं, ये वैश्विक काम है। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय पहलू ये है कि हम देश की सीमाओं से बाहर विश्व को कैसे इसके प्रति आगाह करें, इसके प्रति परिचित, वो अलग एक और आयाम है, जिसके लिए हमारे हाथ पांव फैलाने की जरूरत है। हमारे जितने भी कांटेक्ट पर्संस हैं, जहां जहां हैं, उनको कैसे हम इसके साथ जोड़ें, और आजकल टेक्नोलॉजी अपने पास है, हम इसको जोड़ सकते हैं। तो एक बात यह है कि संकट जो हिमालय का है, और ये संकट न केवल हिमालय के प्रदेश भारतीयों का है पहले, लेकिन ये पूरे विश्व का है। ये बात वैश्विक पटल पर भी कैसे आए, जैसे कि आपने कहा, उसके लिए क्या रणनीति होगी, उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इस पे अलग से बात की जा सकती है। और जैसे जो जो ये हिमालय की एक श्रृंखला है, कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक, हमको मुझे लगता है ये काम हुआ भी है, हुआ भी हो सकता है। उन कड़ियों को फिर से जोड़ने की जरूरत है। हर प्रदेश जो हिमालय से जुड़ा हुआ है, वहां से आप जैसे किशोर भाई साहब जैसे कई लोग मिल सकते हैं हमको। अगर ये 5, 4, 5, 6 लोग भी मिलें और एक जगह बात करके इस पे विचार हो, कहीं आपके यहाँ देहरादून है, कहीं भी की जाए बातचीत, एक दिन, एक दिवसीय, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुरुआत होगी वैसे ही। और इसके लिए प्रचार साहित्य भी थोड़ा थोड़ा, जैसे आप उत्तराखंड आंदोलन के जमाने में धात एक इतनी मोटी पत्रिका मेरे पास है, मैं भी कहीं ना कहीं प्रकारांतर से जुड़ा था उस आंदोलन के साथ। तो ऐसे ही हिमालय को बचाने के लिए क्या अनिवार्यता है, क्या मुद्दे हैं, ये हमको पब्लिक में लाने की जरूरत है। उसके लिए परिचर्चाएं, उसके लिए भ्रमण, उसके लिए कई अलग अलग प्रदेशों में, जैसे मेरा एक मित्र है तिब्बती शरणार्थी है, कवि है तिब्बती, वो पट्टी वट्टी बांध के रहता है। तो वो उसने अभी पूरा हिमालय की यात्रा की, जहां जहां बौद्ध लोग हैं, जहां जहां तिब्बती के लोग हैं। ऐसा भी 1, 2, 3 लोग हिमालय बचाव के नाम पर, हिमालय के संकट को नाम पर, पूरा कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भी जाया जा सकता है। इसमें चाहे 1 महीना लगे, 15 दिन लगे, 10 दिन लगे, जितने जरूरत मिले, और हर जगह जा करके वहां 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, जो भी हमारी ताकत होगी, 100 भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते हैं, उनके साथ बात की जाए, ताकि ये विषय नेपाल में जाए, ये विषय अरुणाचल में जाए, ये विषय कश्मीर में आए, ये विषय जम्मू में आए। तो एक माहौल बनाने की आपने अच्छी भूमिका रखी, इसकी चिंताओं को लेकर के, संकट को लेकर के। और ये संकट न केवल हम ये माने कि ये भारत का संकट है, पूरे विश्व का संकट है। हिमालय नहीं रहेगा, भारत नहीं रहेगा, चीन नहीं रहेगा, विश्व नहीं रहेगा एक। तो इसको लेकर के भारत में हम इसको चूंकि भारत की आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा है हिमालय, हमारी ये शिव से जुड़ा है, देवताओं से जुड़ा है, तीर्थों से जुड़ा है। उस दृष्टि से भी आम भारतीय तक हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि आपने कई एंगल से देखना है इसको। मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एंगल इसका है, पॉलिटिकल इसका है, राजनीतिक इसका है, सामाजिक इसका है, कई सत्र हैं। जैसे अभी आपने शैलपुत्री की बात की, कश्मीर में वराहमूल तीर्थ पर शैलपुत्री का तीर्थ है। अभी जब पूजा होगी, पहली पूजा कश्मीर में वराहमूल में शैलपुत्री से होगी। और ये कितना संयोग है, और ये कितनी अच्छी बात है कि ये शैलपुत्री जहां 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 है, काश हमारी तैयारी होती, हम एक ही कड़ी में, उनको लगता कि कहीं और भी मनाया जा रहा है, कहीं और भी मनाया जा रहा है, कहीं और भी मनाया जा रहा है। इस तरह जो हिमालय से जुड़े देवी देवता हैं, लोक देवता हैं, अनुष्ठान हैं, उनकी भी एक नजर रखते हुए उनके माध्यम से भी हम बात करें। दूसरा पक्ष हमारे साहित्यकार लोग हैं, साहित्य में हिमालय, कविताओं में हिमालय, एक हिमालय पे एक कवि गोष्ठी कराई जाए, ऐसे लोग आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि बात फैलानी है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए अलग से बैठने की जरूरत है। और मैं इसका पूरा श्रेय देता हूँ भावना ने, उसने आपके साथ मेरी मुलाकात की, तो एक और एक आपने 2 कहाना हमारे यहाँ
कश्मीरी कहावत है, एक और एक 11 होते हैं, जी और 11 होते हैं रुद्र, और एकादश्यते रुद्रो कथितो पुनीतो, एकादश रुद्र जो है वो आपके फिर हिमालय से हैं। तो कुछ हिमालय के देवता ने ही कुछ कराना है, कुछ ईश्वरी हम आप कुछ नहीं करते, हम निमित्त मात्र हैं। जो दैव ने करना होगा, जो नियति ने हमसे करवाना होगा, हो सकता है उसी बहाने से बिल्कुल। हमारी बेटी जो है भावना इसके दिमाग में आ गया, ये मेरे पीछे पड़ी रही आपके, ये ऐसे पीछे पड़ती है, आप हाथ दोनों धो के के मैं पीछे डरता पड़ हूँ गई इससे, थी। फिर मैं डरता हूँ इससे, ये मैंने छोड़ती नहीं है। मैं ये कह रहा था अग्निशेखर जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। अ, हमने जो 9-10 में जब हमने इसको किया, हम जम्मू कश्मीर से लेकर के, कश्मीर से श्रीनगर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक गए, और अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स रहा। उसमें हमने जो हमारी विधानसभाएं थी, सरकार थी, सिविल सोसाइटी थी, एनजीओ थे, सबके साथ बातचीत की। और उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने उसमें रुचि ली तो धूमल साहब ने, जो हमारे उस समय हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। हिमाचल के थे, जी जी। भले, हाँ, उन्होंने उसमें मीटिंग में हमको नहीं बुलाया, लेकिन हमने उनको ये कहा कि आप जो हिमालयन स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एक बैठक बुलाई, और उन्होंने वो बैठक बुलाई। उसको कॉन्टिन्यूटी में हम लोग ये लोग आगे नहीं रख सके। इस बार हमने जब यहाँ दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम किया था हमने 2010 में, और अ, उसका नाम फिर रखा था हिमालयन यूनिटी मूवमेंट। उसमें लगभग 600-700 एनजीओ और सब संस्थाएं यहाँ। तब हमने ये तय किया था कि 9 सितंबर को हम हिमालय दिवस मनाएंगे। जी और इस बार हमने हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनको कहा, तो उन्होंने हिमालय दिवस पर एक बड़ी बैठक की, और उन्होंने कहा कि मैं इस पर एक संस्था भी जो है सरकारी बनाऊंगा, उसमें आगे कैसे काम किया जा सकता है। धीरे धीरे उस पर थोड़ा थोड़ा जो हमसे हो सकता है, देखिए संसाधन और समय और बहुत सी चीजें होती हैं, जी, उसको मैं हम जानता उस हिसाब से 10 के बाद उसको 12 में मैं चुनाव हार गया, तो मैं, लोगों ने कहा कि हिमालय बचाने के बजाय तुम अपने को बचाने में लगते, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते तो 377 वोट से चुनाव नहीं हारते, और हो सकता था उस समय मैं मुख्यमंत्री बन गया होता। ये तो प्रभु के हाथ में है। जी लेकिन अब दोबारा जब हम लोगों ने इसको शुरू किया, मैंने 2 बैठकें यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यहाँ भी की, पहली बैठक, फिर एक और बड़ी बैठक यहाँ उत्तराखंड सदन में की, फिर उसके बाद हम देहरादून में सरकार ने हिमालय बचाओ दिवस मनाया। और उसके बाद हम ये कर रहे हैं कि जब मैं हरिद्वार में कुछ संतों से बात कर रहा था, मेरा मानना यह है कि मुझे लगता है कि जो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र तो फेल हो गया है इसमें। तो मैंने कहा आध्यात्मिक शक्तियों को इसमें जोड़ना चाहिए। तो जी वहाँ जी। जितने संत है, मैंने उनको उनसे कहा, और हमको सबको वहां भी कहना चाहिए, वहां पर भी अगर लोग हैं, साधु संत हैं, बोले भाई आप कहते हो कि मैंने हिमालय पर, किसी भी आप संत साधु के पास चले जाओ, बोले मैं हिमालय में मैंने इतने दिन तपस्या की। अरे भाई, आपने हिमालय में इतनी तपस्या की, हिमालय ने आपको सब कुछ दिया है, अब उसको देने की बारी है। उसको हाँ हाँ देने के बिल्कुल। लिए अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको जरूरी है। तो आप जो है, अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, हम कहते हैं कि शिव जी कैलाश में रहता है। अब कल अगर कैलाश पर अगर हिम ही नहीं होगी, बर्फ ही नहीं होगी, तो बेचारों को घर ढूंढना पड़ेगा ना। जैसे हमारे कश्मीरी विस्थापित जो लोग रहे, हमारे टेरी बांध विस्थापित के लोग हैं, अपना आप खुद के साथ तो बहुत ही जो है, इस तरह का तो ईश्वर किसी के साथ ना करे, जिस तरह से मेरे बहुत से दोस्त थे वहां और उनको अपने घर बार छोड़ने पड़े। तो इसमें आध्यात्मिक शक्तियों को जोड़ना बहुत जरूरी है। जिससे भी जी आपकी, समझता हम हूँ। 3 तारीख को, उस दिन जब मैं हरिद्वार में बैठा हुआ था और इस समय पितृपक्ष भी चल रहा है, तो उन लोगों से बातचीत हुई, तो उसी में एक यंग साहब ने कहा कि भाई जब नवरात्र आ रहे हैं तो उसमें तो उसका जो है शुभारंभ जो है शैलपुत्री से होता है, और अगर शैली नहीं रहेंगे तो पुत्री भी कहाँ से रह लेगी। और हम कैसे शैलवासी हैं जो अपनी पुत्री की रक्षा नहीं कर सकते हैं, या उनके पिता की रक्षा नहीं कर सकते हैं। फिर उसमें ये तय हुआ कि 3 तारीख को हम लोग बैठेंगे, जिस दिन पहला नवरात्र है शैलपुत्री का। हम हरिद्वार जो माया नगरी है, और जहाँ से शक्ति दक्ष का जो यज्ञ हुआ था, जी आप सब जानते हैं, 3 को बैठे देखते हैं क्या निकलता है। एक मेरे दोस्त हैं, वो ये ग्रीन स्कूल वाला वो नया कॉन्सेप्ट लाए, और यूएन के साथ उनका
अच्छा संबंध है, तो मुझे अभी जाना था वहाँ, जब पीएम साहब भी गए हुए थे, लेकिन कुछ कारणों से जा नहीं पाया मैं। मेरा वीजा टाइम पर जो है हम उसका निर्णय नहीं ले सके। तो मेरे ख्याल जनवरी या फेब में। अभी हम दिल्ली में क्या करने जा रहे हैं, आप भी उसमें मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि जितने जी माउंटेन कंट्रीज हैं, जी जैसे 3 को हम वहां से शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ जितने माउंटेन कंट्रीज हैं, हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर या कहीं एक बैठक उसकी बुला सकते हैं उन लोगों की, अगर वो जी आ जी। जाएं। जितने भी आए, एक शुरुआत तो की जा सकती है। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद जनवरी या फेब में जो है, ये लोग कह रहे हैं कि आप दावोस आओ। मैंने कहा भाई वहां तो बड़ी ठंड होती है, उस समय 8-10 फुट बर्फ होगी, कहीं यही तो दिखाना है उनको कि कल ये बर्फ नहीं रहेगी, पर वो क्या। सही कह रहे और हैं, फिर बहुत शायद बढ़िया। न्यूयॉर्क में शायद वो एक कोशिश कर रहे हैं कार्यक्रम रखने की, क्योंकि देखिए हिंदुस्तानियों के दिमाग में कोई चीज जब आती है, जब बाहर से कोई चीज आए, जब बाहर वालों को बोलेंगे भाई हिमालय और उसकी वजह से तुम डूब रहे हो, तो मेरी कोशिश ये है कि या तो जापान से या यूएस से और या स्विट्जरलैंड वगैरह से इस चीज को उठाया जाए, तब यहाँ के लोग सुनेंगे। क्योंकि वहाँ के 50 लोग कहेंगे भाई मंत्री जी आप क्या कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी आप क्या कर रहे हो। मैं मिला था इस पे, जो है हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं पहले, यहाँ तक कि मैं तो जोधपुर तक गया, जो हमारे उसमें जल संसाधन मंत्री थे। मैंने तो उनको जी कहूँ कि भाई अगर गंगा में पानी नहीं रहेगा तो करोगे क्या, लेकिन नहीं हो पाया उसमें। बाकी देखिए हम तो निमित्त मात्र हैं, निमित्त मात्र बहुत सब्यसाची। बाकी प्रभु की जो इच्छा होगी उसको बचाना होगा, तो इसीलिए ये सोच दी होगी कि भाई इस पर कुछ करो। और नहीं बचाना होता तो आप और हमें और ये भावना जी को ये सोच क्यों देते कि हम आज नहीं बिल्कुल करेंगे। जी। सर। मेरा मेरा सुझाव ये है कि हम इसको एक वैश्विक आंदोलन के रूप में स्थापित कर सकें, ये मेरा निवेदन। मैं जी। पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी बात से। कहीं ना कहीं ने कहीं से शुरू करना है। और अग्निशेखर सर शुरुआत। मैं तो शुरू तो कर दिया। शुरू तो जो है वो हम लोगों ने 85-86, बहुना जी ने तो 72 से कर रखा है, सेव हिमालय मूवमेंट। शुरू तो हो रखा है, उसको गति कैसे दे सके ये हाँ, मेरे ख्याल से गति विचार कैसे दी करना हाँ और जी। चाहिए। अग्निशेखर सर मैं बताना चाहूंगी कि अभी हमने जनवरी में प्रभु राम पर एक वेबिनार किया था, तो हमारे किशोर सर उसमें आए थे। अब वो राम पर हम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम में भी बोला, फिर ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने मेरे से कहा कि आप राम पर कार्यक्रम करते हो, शिव पर करते हो, जब हिमालय नहीं रहेगा तो शिव रहेंगे कहाँ। तो पहले मैंने बहुत। बात को ऐसे थोड़ा आई गई कर दिया। फिर जब एक दो बार मेरी फिर बात हुई जब किशोर सर से, तो फिर उन्होंने वही चर्चा। फिर मैंने कहा सर, वो मेरे से कहने लगे कि लखनऊ में आप कुछ करिए या कहीं। मैंने कहा सर आजकल हमारे पास माध्यम है वर्चुअल, हम वर्चुअली हम कार्यक्रम कर सकते हैं, और हम बहुत सारे लोगों को मतलब हम विदेशों से भी जोड़ सकते हैं। अभी हमारे साथ एक साउथ ईस्ट यूरोप के क्रोएशिया कंट्री है, वहां के एक हैं विद्वान। तो वो भी मतलब वहां समुद्र का देश है, वहां टूरिज्म ही खाली समुद्र के कारण है। तो उनसे मैंने ऐसे चर्चा की, तो वो भी जुड़ना चाहते हैं, कह रहे थे कि नहीं हमको। और आजकल सर आप लोग ने भी शायद देखा हो कि आजकल प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया की बहुत चर्चा हो रही है, जी जी जी। डिग्रेडिंग बैक्टीरिया इसके लिए। तो इन सब मतलब वैज्ञानिक आधार लेकर भी, वैज्ञानिकों को भी जोड़कर किशोर सर की इस मुहिम को हम लोग आगे जरूर बढ़ाना चाहेंगे। मैंने बहुत शुरू से देखा है सर को, ये बहुत धरातल स्तर पर। भावना जी, जी भावना जी सुनो, जी। मतलब आप प्लास्टिक पैदा क्यों करते हो कि उसको खाने के लिए आपको बैक्टीरिया ढूंढना पड़े। हाँ ये भी बात है बीमारी सर, का ये भी संकट कहा तो जा रहा है। यही है जी ना। जी बिल्कुल। प्लास्टिक का अब उपयोग आप कम। अगर प्लास्टिक ही पैदा, जी जब प्लास्टिक नहीं था क्या दुनिया नहीं थी। बिल्कुल तो ठीक। इसलिए जो है हम उल्टी दिशा में जाते हैं, सही दिशा में बिल्कुल जाते नहीं। बिल्कुल। जी बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। संकट यही है। जी। ने किशोर जी ने बहुत अच्छा कहा। अपने उसमें प्रस्तावना में कई बार कहा कि ये वास्तव में हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल व्यक्ति के हमारे व्यष्टिगत अस्तित्व की लड़ाई भी है, समष्टिगत समाजगत भी है, बिल्कुल और परमेष्टिगत भी है। ये तीनों स्तरों पे है। फिर बिल्कुल। इसके अनेक आयाम हैं। उन सब आयामों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे व्यक्तियों की भी खोज करेंगे। मैं भी करूंगा, दाएं बाएं आप भी करिए, करते रहिए, ताकि जी हम एक एक दो दो को जोड़ते जोड़ते जाएं आगे। कैसे कैसे किया जा सकता है। जैसे अमेरिका से लेकर कई कंट्री में, देशों में आपके भी हैं, किशोर सर के और भी होंगे, मेरे भी हैं, जो इस विषय में इंटरेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा समय दे सकते हैं। तो मैं भी कोशिश करूंगा ऐसे लोगों को, जो जो विद्वान लोग हैं,
पद्मश्री हमारे एक सुभाष काक जी हैं वहाँ, तो अभी प्रधानमंत्री महोदय मंत्रालय में विज्ञान के वो एक्सपर्ट भी लिए गए हैं, मेरे मित्र हैं। तो उनकी 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 रुचि है इन सब में। ऐसे ऐसे लोगों को हम जोड़ते जाएंगे। मुझे लगता है कि ईश्वर ने ठीक ही करना होगा, प्रभु ने शुभ ही करना होगा कि हम में आप में ऐसी भावना, ऐसी संकल्पना, ऐसा विचार आया और हम एक ही, कोई दो राय नहीं है इस बात में। मेरा मानना यह है अजीत शेखर जी, देखिए हम सबकी शक्ति बहुत सीमित है ना, जी जी कोई असीमित संपन्न हम लोग नहीं है। मेरा मानना ये था कि मुझे कोई, जैसे पीएम से मिलना मैं कई बार मिला हूँ, आगे भी मिल लेंगे। मुझे कोई कहा ना कि कोई ऐसा चंद्रगुप्त चाहिए जो इस काम को नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। तो उन तक कैसे जो है, अगर 10 मिनट का हम कोई तरीका निकालें और इस पर जो सोचने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ बैठ जाएं कि आप इस मामले को अपने हाथ में लो, इससे भारत को सबसे ज्यादा फायदा। मेरी चिंता पता क्या है कि अगर हमने इस मामले को नहीं उठाया, अब भूटान ने एक छोटी सी बात कही कि वी आर कार्बन न्यूट्रल स्टेट, यही बात थी ना, और वो पूरे आज विश्व का एक वो बन गया है पूरे यूएन में और हर जगह जी जो है। जी कल मान लीजिए भूटान ने हिमालय वाला विषय उठा दिया तो आप तो पीछे रह जाओगे, या मान लीजिए नेपाल ने उठा दिया। तो मेरी चिंता यह है कि दूसरा कोई इस आइडिया पे जंप करे, उससे पहले मेरे ख्याल से हम लोगों को इस जो है कुछ इस पर करना चाहिए कि क्या हम पीएम से ऐसा हुआ है, उनको इस हिसाब से बात बात करके जो है बात को आगे बढ़ा सकता है। जी सही कह रहे हैं आप जी। क्योंकि सर आपने भी इसमें। कई कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो खुद को गंगा पुत्र कहते हैं, हिमालय से उनका इतना प्रेम। इन्होंने बहुत ही शालीन शब्दों में चुटकी भी ली। इन्होंने कहा हिमालय ने आपको इतना दिया, आप हिमालय को भी थोड़ा ध्यान दीजिए ना, थोड़ा समय दीजिए। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, बहुत बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी अनिवार्यता हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो इस तरह सोचते हैं, कोई बड़ी और कोई अनिवार्यता हो। इसके हर कोई पहलू है इसका। अस्मितागत है, ये अस्तित्वगत प्रश्न है, अस्मितागत प्रश्न है, ये सभ्यतागत प्रश्न है, ये क्या नहीं है। हिमालय सर्वस्व है। तो मैंने कहा ना कि आज से कोई 35-36 साल पहले मेरा बेटा हुआ तो मैंने उसका नाम एकदम हिमालय रखा। 5 मिनट नहीं लगाए सोचने के लिए, कहा ये हिमालय है। तो इस तरह हिमालय है तो हम हैं, हिमालय है तो हम हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है हिमालय को बचाएं। इसमें भावना भावना जी और अग्निशेखर जी, इसमें जो जुड़ेगा, मैं ये मानता हूँ कि उसका व्यक्तित्व भी हिमालय जैसे हो जाएगा। ये विषय इतना विस्तृत और बड़ा है ये कि छोटा वो विषय खुद ही नहीं उसका है। नहीं ये नहीं जैसे व्यक्ति किशोर का जी, हमारे जो यहाँ है, ग्रंथों में महाभारत है ना, ग्रंथों का ग्रंथ। वैसे ही ये विषय बहुत बड़ा है, छोटा विषय नहीं है। नहीं तो वो भी सारा जो है, वो माना गांव में बद्रीनाथ के पास जो है व्यास जी ने सब वही लिखे हैं, अष्टादश पुराण से लेकर के और मैं वहां महाभारत भी से गया लेकर हूँ, मैं वहां भी गया हूँ। और अभी सबकी आपने रचना वहीं पर परशुराम हुई। की बात छूटी, बीच में प्रसंगवश आपने परशुराम की बात कही, प्रसंगवश आपने उस श्राद्ध की बात कही महाभारत के बाद की। अब देखिए कैसे जुड़ता है पूरा उत्तराखंड, हिमालय, फिर कश्मीर के साथ। और जब रामायण में, जब तुलसीदास जी हो या ये, जब राम और भगवान प्रभु राम और लक्ष्मण और परशुराम का संवाद जब होता है, उसके बाद जब परशुराम जी ये मानते हैं, उनको साक्षात दिखता है कि प्रभु राम तो स्वयं नारायण है, यही विष्णु है। तो उस समय जब चले जाते हैं, वहां लिखा है मेरू पर्वत गए, और मेरू यानी कैलाश जो भी है, तो कैलाश का विस्तार ही कश्मीर तक है। तो कश्मीर में ऐसा जो जिस हरमुकुट गंगा की मैंने बात की, वहां आज भी एक गांव है जिसका नाम है रामराधन, गांव का नाम है, जहां परशुराम ने आराधना की, जहां परशुराम ने आकर के आराधन किया।
और शिव ने फिर प्रसन्न होकर उनको शक्ति संपन्न किया। उसके बाद वो दक्षिण जाते हैं और केरला का निर्माण होता है। उनके फरसे से केरल का निर्माण हुआ है। जैसे कश्यप ऋषि से कश्मीर बना, वैसे परशुराम से केरल बना। लेकिन केरल बनने से पहले वो कश्मीर आए, हिमालय के प्रांगण में वहां तप किया। एक महाभारत के युद्ध के बाद जो पांडवों और कौरवों की दोनों पक्षों की ओर से जितने हताहत हुए थे, चाहे हजारों हो लाखों हो, जितने, उनकी मुक्ति का महाश्राद्ध जो किया गया है, वो हमारे लोक में है, हमारी मान्यता में है कि वो कश्मीर में आज भी एक गांव है जिसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। और वो ऐसे पड़ा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जब हम ही नहीं है तो उस जगह का कौन ध्यान दे। तो उस कुरुक्षेत्र उस स्मृति में है उस जगह का, वहां श्राद्ध किया गया। और वाघ आश्रम, एक वाघहोम नाम का गांव है, तो वहां के जो पंडित थे, भगवान श्री कृष्ण की संस्तुति पर, रिकमेंडेशन पर, उनसे महाश्राद्ध करवाया गया। तो कश्मीर और हिमालय ये हर स्तर पर अभिन्न है, हर स्तर पर, पौराणिक व्याख्या, आस्था, आख्यान। तो मुझे बहुत, उस समय आपने परशुराम की बात की, हमारे यहाँ परशुराम है, आपने कुरुक्षेत्र, आपने उसकी कुरुक्षेत्र युद्ध की बात की, हमारे यहाँ है। आप हैरान होंगे ये जान करके कि कश्मीर में भी वाराणसी है एक, और कश्मीर में भी कुरुक्षेत्र है, कश्मीर में गोदावरी भी है। आप भारत के किसी भी तीर्थ का नाम लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कश्मीर में भी है। ये नीलमत पुराण कहता है, जब कश्मीर का निर्माण हुआ तो समस्त भारत के तीर्थों का भी वहां स्थापना की गई। और हर एक तीर्थ की अपनी कथाएं हैं, हर एक चीज है। और हमारा संकट ये है कि अब वो कथाएं भी छूट रही हैं, बदली जा रही हैं, वो हो रहा। तो जब पहचान ही बदलेगी, जब नाम ही बदलेंगे, स्थान चेतना आपकी बदलेगी, जब वितस्ता हमारी जो नदी है, पार्वती हैं, वो भी देवी हैं, जब वो झेलम हो गई, तो आपने नदी को कन्वर्ट किया ना, तो झेलम से उसका इतिहास, उसका पास, उसका महात्म्य, उसके अनुष्ठान सब कुछ मिट जाता है। तो इसलिए हमको हिमालय के मूल स्वरूप को लेकर के, उन स्थानों के मूल महात्म्य को लेकर के भी काम करना होगा, लोगों को जगाना होगा। और इस तरह भी काम करना होगा कि भारतीय शिक्षा पद्धति में जैसे पाठ्यक्रम होते हैं, बिल्कुल, हिमालय क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत सही। हिमालय एक विषय होना चाहिए बच्चों को। हम सिंध घाटी की सभ्यता तो कहते हैं, ठीक है, लेकिन हिमालय क्यों नहीं। तो हमको उस दिशा में भी थोड़ा थोड़ा बोलते रहना चाहिए। बाकी तुमने आज भावना बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। अरे सर, और हिमालय को लेकर के आपने इतनी अच्छी संवाद गोष्ठी का ये किया, परिचर्चा कराई। और उसमें सबसे बड़ा हुआ कि किशोर जी के दर्शन हुए। काम से मैं इनको जानता हूं, जैसे ये भी मुझे मेरे काम से जानते हैं, जैसे इन्होंने बताया। लेकिन हम पहली बार इस तरह मिल रहे हैं, और आशा करनी चाहिए कि प्रत्यक्ष में भी मिलेंगे, ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और बड़े बिल्कुल। स्केल पर भी करेंगे, रणनीति भी बनाने की दिशा में बढ़ेंगे। मुझे मुझे अभी चिंता अग्निशेखर की ये हो रही थी, हिमालय नहीं होता और हिमालय में संजीवनी नहीं होती तो न लक्ष्मण जी के प्राण बचते, और भगवान राम ने कह दिया था लक्ष्मण नहीं बचता है तो मैं भी नहीं बचूंगा। वाह, तो सही ये कह तो रहे हमारा बहुत सुंदर बात कितना सर। बड़ा संकट खड़ा हो जाता। तो हिमालय तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। बहुत सही सर। तो भावना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, मैं मुझे अभी आभारी हूँ बहुत आप बहुत दोनों को सुनकर। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली आज समझ रही हूँ। और मुझे लग रहा है जब आप दोनों इतने अच्छे तरीके से जोड़ेंगे तो पूरा देश जुड़ेगा आपके साथ। ये जो नहीं, हमने तो हिमालय की बात की, पूरे देश की बात की, पूरे विश्व की चिंताओं की बात की। और अग्निशेखर सर, आज का जो हमारा शीर्षक था, टूटता पिघलता हिमालय और सूखती बहुत गंगा, बढ़िया, ये हमारे किशोर बहुत सर बढ़िया। का दिया हुआ टाइटल है। और इसके एक एक शब्द में मुझे इतना दर्द, इनकी इतनी टीस, इतनी चुभन दिख रही थी। वहीं आपकी भी दिख रही है, वहीं मेरी भी है, हम सब की है सर। तो हम लोग नहीं, करेंगे बिल्कुल प्रयास मिलकर। उन्होंने बहुत अच्छी बात की ना। आप ये लोग हम जो भी दरअसल मुझे अपनी आदेश अपनी करेंगे, मैं लड़ाई लड़ हमेशा रहे हैं, करूंगी अपने उसका। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी सर। किशोर जी, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। तो आपका, बहुत अच्छा लगा। जी, जी, फिर हम जल्दी कभी संपर्क आमने में सामने रहेंगे, मुलाकात होगी। जी सर। संपर्क में रहना चाहिए हमको इस विषय को लेकर के, कम से कम यहाँ से शुरू हो।
जी सर, बिल्कुल। जी, बहुत नमस्कार। धन्यवाद प्रणाम। नमस्ते आपका सर। भी भावना, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा नाम ही भावना है, हम उस जी भावना सर। को ही प्रणाम करते हैं। जी सर। जी। अच्छा, नमस्ते सर।